हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 पढ़ते हैं क्लास 10th का। एंड चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर में हम एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे। एनी फ्रैंक एक लड़की थी 10-12 साल की, जिसका जन्म जर्मन में हुआ था। जर्मनी में जन्म होने के बावजूद जो ये लड़की थी यहूदी फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड जीवी जिसे हम कहते हैं। और हुआ क्या कि उन दिनों जो जर्मन था वहाँ पे नाइजी लोगों का आक्रमण हुआ। ठीक है ना, नाजी ऑक्यूपेशन हो रहा था, नाजी लोगों का आक्रमण हुआ और वो जर्मनी के लोगों के साथ अत्याचार करने लगे और उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार उन्होंने किया। तो उन दिनों जो ये लोग थे जर्मनी के, वो इन नाजी लोगों से छुपते थे, अपने आप को बचाते थे। तो वो ही एक परिवार की एक कहानी है, द डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक। इसमें जो ये एनी फ्रैंक लड़की है, 10-12 साल की लड़की है, उसने रोज डायरी में लिखा कि उन दिनों उसको कैसा महसूस होता था, उन दिनों उनके साथ क्या हो रहा था, किस प्रकार के माहौल था। ये हम इस डायरी में पढ़ते हैं। कुछ समय तक ये लोग छुपते रहे और फिर देखते हैं कि क्या होता है एंड में। क्या ये बच पाते हैं या नाजी लोग इनको मार देते हैं, या हम क्यों पढ़ रहे हैं ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, क्या है ये। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एनिस्ले मैरी एनी, जिसका कि शॉर्ट नेम है एनी फ्रैंक, वॉज अ जर्मन। ये एक जर्मन थी, बॉर्न जूइश गर्ल। ठीक है ना, जूइश फैमिली, जूइश इसका रिलीजन है, जूइश रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जब ये छुप रहे थे अपने परिवार के साथ और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में, जगह का नाम है एम्स्टर्डम जगह में, तो उन दिनों जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर 2। सो जर्मन ऑक्यूपेशन हो रहा था नीदरलैंड्स में और समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। जब नाजी लोगों का जर्मनी में आधिपत्य हुआ, जर्मनी में नाजी लोगों ने आक्रमण किया और अपना अधिकार फैलाना चाहा, तो उन दिनों की ये बात है। तो वहाँ पे ये लोग ट्रैप्ड हो गए, फंस गए। नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी लोगों ने अपना जो अधिकार है वो बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते ये जब और भी क्षेत्रों में बढ़ने लगा, जब परसिक्यूशन होता है, अत्याचार, परेशानियां जब ये बढ़ने लगे, जूविश पॉपुलेशन, क्योंकि जो ये जूविश पॉपुलेशन थी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसीलिए नाजी लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किया। एंड उसके बाद जो ये फैमिली है, क्योंकि जूविश रिलेशन से इनका बिलोंग है, तो यहूदी परिवार से इनका वास्ता है, तो ये छुप रखे थे। इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक। सो एनी फ्रैंक के पापा का नाम है ऑटो फ्रैंक, आप अंडरलाइन कीजिए या आप अपने नोट्स में लिखिए। सो ऑटो फ्रैंक की जो ऑफिस है वहाँ पे ये परिवार छुपा हुआ था और 2 साल इस प्रकार छुपते रहे। ठीक है ना, नाजी लोगों से छुपते रहे, अपने आप को बचाते रहे। उसके बाद किसी ना किसी ने देख लिया होगा और इस परिवार को पकड़ लिया गया और उसके बाद इसको कैंप में भेजा गया, कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया इनको। वहां पे जो एनी है उसकी मृत्यु हुई है टाइफाइड की वजह से। आप लिखिएगा, एनी फ्रैंक की मृत्यु हुई है कंसंट्रेशन कैंप में टाइफाइड की वजह से। और थोड़ा ही समय हुआ था और उसकी बहन की मृत्यु उससे पहले हुई थी। बहन का नाम था मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक उसकी बहन का नाम था और उसके थोड़े दिनों बाद ही इसकी भी मृत्यु हुई, एनी फ्रैंक की। अब उनके फैमिली में केवल एक ही पर्सन अलाइव रहे और वो थे फादर, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक। ये ओनली सर्वाइवर बचे वहां पे। और उसके बाद ये वापस आए, एम्स्टर्डम वापस आए, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक डायरी है और उस डायरी में उसकी बेटी ने अपनी व्यूज़ लिखे, अपनी थॉट्स लिखे, अपने एक्सपीरियंस लिखे कि उसको कैसा लग रहा है। और फिर उसके पापा ने डिसीजन लिया कि वो इस अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश करवाएगा और उस डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है ना, डायरी एंट्री करती थी वो, तो वो डायरी पब्लिश की गई, उसका नाम लिखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ऑटोबायोग्राफिकल है ये, जो इंसान कह रहा है उसी ने ये लिखा है। ऑटोबायोग्राफी होती है जब अपने बारे में ही कुछ लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर अ 13th बर्थडे, और वो उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया उसकी 13th बर्थडे में। क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, और उसमें
काफ़ी सारे इवेंट्स है, काफ़ी सारी घटनाएं हैं जो एनी फ्रैंक के जीवन से, परिवार से, बचपन से जुड़ी हुई है। ऐसे उस डायरी में काफ़ी सारी घटनाएं हैं 12 जून से 1942 से लेकर। और जो उस डायरी में लास्ट एंट्री है, जो लास्ट घटना है, वो है 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944 की। और धीरे धीरे इस डायरी का ट्रांसलेशन काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हुआ, पर सबसे पहले इसका जो जिस भाषा में ये रची गई वो डच लैंग्वेज में थी, और धीरे धीरे इसकी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ। काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं, काफ़ी पॉपुलर है ये बुक द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार ये जो यहूदी परिवार थे, यहूदी लोग थे, जो जूइश लोग थे, ये उन दिनों अत्याचार सह रहे थे, डर का माहौल था, किस तरीके से ये खौफ की ज़िंदगी जी रहे थे। एंड इसमें एक चीज़ है कि उसमें डिस्कस कर रखा है बुक के अंदर कि किस प्रकार से हॉलोकॉस्ट ऑफ विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट क्या होता है? हॉलोकॉस्ट होता है मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब बहुत बड़े तादाद में जिंदगी का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, लोगों की मृत्यु होती है, तो उसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सुनामी आने से काफ़ी लोग मर जाते हैं। अभी जैसे बंगाल में आजकल बंगाल में ये सुनामी आई है, तो इस प्रकार हम इसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। जब बहुत सारा सामान का नुकसान होता है, बहुत सारी जिंदगियां मौत की घाट उतरती हैं, दैट इज कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। सो इस प्रकार ये हमारा इस चैप्टर का बिगिनिंग था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक खुद लिखती है कि डायरी लिखना मेरे लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर or on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. अब आपसे पूछा जाएगा who is Annie Frank? तो according to the chapter, Annie Frank is a school going girl and her age is 13-year-old. She is 13-year-old school going girl. अब वो कह रही है कि डायरी लिखना मेरे लिए अनोखी बात है। इसकी रीज़न क्या है? एक तो ये कि मैंने पहले कभी लिखी नहीं, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि कोई इसको नहीं पढ़ेगा, क्योंकि केवल मैं 13 साल की लड़की हूँ। तो किसी को 13 साल लड़की के थिंकिंग के ऊपर क्या यकीन होगा? कोई इंसान क्या सोचेगा कि 13 साल की लड़की क्या लिख सकती है, इसे क्या पता है, तो बच्चे होते हैं, इसीलिए कोई इसको नहीं पढ़ेगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर। फिर वो कहती चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पढ़े या ना पढ़े, पर मैं तो लिखूंगी जरूर। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest. अब वो बहुत बड़ी बात कहती कोई पढ़े ना पढ़े, किसी को मेरी थिंकिंग के ऊपर, विचार के ऊपर की वजह से ना पढ़ना हो तो ना पढ़े, लेकिन मैं ज़रूर लिखूंगी। और वो रीज़न बता रही, वो क्यों लिखना चाहती, जो उसके दिमाग में, जो उसके दिल में बातें हैं, उन बातों को वो अपने दिल से बाहर निकालना चाहती है। उसको कैसा महसूस हो रहा है वो सब वो बाहर निकालना चाहती है। तो उसके पास अब एक ही माध्यम है, डायरी लिखना। तो कहती मैं ज़रूर डायरी लिखूंगी। सो ये जो आपका फ्रेज है, गेट समथिंग ऑफ चेस्ट, गेट समथिंग ऑफ समबडीज चेस्ट, गेट समथिंग ऑफ समबडीज चेस्ट मतलब दिल की बातों को बाहर निकालना। कोई लोग रो के निकालते हैं दिल के गम को, कोई लोग लिख के निकालते हैं, ऐसे। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. अब बहुत बड़ी बात वो कह रही है, कहते पेपर में बहुत पेशेंस है, मतलब आप पेपर पे कुछ भी लिखते रहिए तो पेपर कभी मना नहीं करेगा, उसमें बहुत पेशेंस है। लेकिन इंसान में ज़्यादा पेशेंस नहीं होती। आप किसी से बातें करते हो तो उसकी पेशेंस ज़्यादा नहीं है, कुछ समय बाद वो बोर होने लगता है, कहते चलो ना यार टॉपिक चेंज करो, चलो ना छोड़ो ये बात नहीं करते। तो एनी फ्रैंक बहुत बड़ी बात बता रही है ज़िंदगी में, कितना सच बता रही है वो कि जो पेपर है इसमें बहुत बड़ा पेशेंस है, लेकिन इंसानों में इतना बड़ा पेशेंस नहीं है। और कहते ये तब की बात है जब मैं डिप्रेस्ड थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं अपने घरों में रहती थी और मेरा चिन इन माई हैंड, हमारा इस तरीके से हमारा चिन होता है हमारे हैंड के ऊपर, इसका मतलब डिप्रेस्ड, इसका मतलब सैड। तो
और मैं बहुत लिस्टलेस होती थी, बहुत लेजी फील करती थी, बहुत बोर फील करती थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और मैं बस यही सोचती रहती थी कि मुझे घर के अंदर रहना है या मुझे घर के बाहर जाना है। आपको पता है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि नाजी लोगों का उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, नाजी लोग इनको ढूंढ रहे हैं, इनको मृत्यु के घाट उतार रहे हैं, इनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत परेशान थे उन दोनों, जो ये यहूदी परिवार हुआ करते थे, जो जूइश फैमिलीज हुआ करते थे। सो उसके बाद येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी। अब वो कहती हाँ, मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, लोगों में ज़्यादा पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं होता। पेपर में बेटा आप कितने टाइम तक लिखते रहो, आपकी मर्जी है, आप पेपर को छोड़ोगे, आप लिखना छोड़ोगे, लेकिन पेपर बुक आपको नहीं छोड़ सकती। फिर ये कहती है कि और उसके बाद मेरी जो ये चीज़ है जिसमें मैं ये लिखूंगी, मैं ये किसी को पढ़ने को भी नहीं दूंगी। तो कि मैं अपना जो चाहे अपनी मर्जी से इसमें लिख सकती हूँ, अपने दिल की बातों को इसमें लिख सकती हूँ और इसको मैं डायरी नाम से बुलाऊंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। जब तक कि मुझे दोस्त नहीं मिलेगा, जब तक कि मुझे मेरा मित्र नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस पे लिखती रहूंगी। जब तक मुझे मेरा मित्र नहीं मिलेगा तब तक मेरे मित्र मेरे डायरी होगा और इसमें मैं अपने दिल की बातों को लिखूंगी। Now I am back to the point that prompt me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. बहुत बड़ी बात यहाँ पे एनी फ्रैंक बता रही है कि डायरी लिखने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है कि मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई मित्र नहीं है तो मैं किससे अपनी बातें शेयर करूँ, इसीलिए मैं डायरी लिखूंगी। उसके बाद लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। कहते पहले मैं आपको बताती हूँ हकीकत क्या है। मुझे नहीं लगता कि कोई यकीन करेगा कि 13 साल की जो लड़की है वो इस दुनिया में अकेली है, उसका कोई मित्र नहीं है। कहते इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। वो कहती मैं अकेली नहीं हूँ। वो बताती है उसकी फैमिली में कौन कौन है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। कहते मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, और मेरा 16 साल की मेरी बहन भी है। देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। वो कहते मेरे परिवार में 30 पीपल है, 30 लोगों को मैं जानती हूँ जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ, और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, आंट्स हैं, मेरा बहुत अच्छा परिवार है। नो, on the surface I seem to have everything except my one true friend। कहती लगता तो ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत में एक रियल मित्र की मुझे तलाश है, एक सच्चा मित्र की मेरे जीवन में कमी है, मेरे जीवन में एक सच्चे मित्र की कमी है, मेरे पास एक रियल फ्रेंड नहीं है। इसीलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, डायरी के साथ बातें करना चाहती हूँ, डायरी को अपनी पूरी जिंदगी में बताना चाहती हूँ मुझे क्या लग रहा है। ऑल आई थिंक about I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। कहती मैं क्या सोचती हूँ कि अगर हम मित्रों के साथ हैं तो हमारा टाइम अच्छा बीतता है और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी की बातों को भी शेयर कर सकते हैं। कहती इसीलिए मुझे मित्र चाहिए। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। सो ये कहते हैं कि मेरी क्या क्वालिटी है कि मैं फ्रेंड्स के साथ घुल मिल नहीं सकती, मैं घुलन मिलनशील सा नहीं हूँ, घुल है ना, मतलब मैं फ्रेंडली नेचर नहीं है मेरा, इसीलिए मेरे मित्र नहीं हैं। सो मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड टू इन ईच अदर। कहता हो सकता है कि मेरी यही कमी हो कि मैं मेरे दोस्तों पे यकीन नहीं कर सकती और इसीलिए मैं अपने खुल के अपनी बातें नहीं बताती, मेरा कोई मित्र नहीं है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरे साथ समस्या है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी। अब वो कह रहे अनफॉर्चुनेटली यही सच है कि मैं घुलन मिलनसार नहीं हूँ, मैं अपनी बातें व्यक्त नहीं कर सकती, इसीलिए मेरे कोई मित्र नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो दोस्त चाहिए, मुझे एक रियल फ्रेंड चाहिए, इसीलिए अब मैं डायरी लिखूंगी। To enhance the image of a long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्त का कितना बड़ा इंतज़ार कर रही थी, तो अब ये दोस्त मेरी ज़िंदगी में आ चुका है जो कि मेरी ये डायरी है। तो मैं जल्दबाजी में काम नहीं करूँगी। जॉट डाउन होता है जल्दबाजी में कुछ लिखना, जॉट डाउन का मतलब जल्दबाजी में कुछ लिखना। लिख लीजिए आप इस वर्ड को, जॉट डाउन का मतलब जल्दबाजी में कुछ लिखना। कहते मैं जल्दबाजी में इस डायरी में नहीं लिखूंगी जिस प्रकार के अधिकतर लोग अपने डायरीज में लिखते हैं।
बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। पर वो कहती है कि ये डायरी मेरी मित्र है और मैं अपने इस मित्र को किटी कहकर बुलाऊंगी। सो एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम था स्टूडेंट्स? किटी। नाउ so since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so। अब वो बहुत बड़ी बात कह रही है, कहते हैं अगर मैं डायरेक्टली किटी से अपनी बातें शेयर करूंगी, डायरेक्टली किटी के ऊपर सब कुछ लिख दूंगी तो कोई मुझे नहीं पहचानेगा, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो प्लंज होता है एकदम से किसी कार्य को करना, तो वो कह रही है मैं प्लंज नहीं करूँगी, मतलब मैं एकदम से नहीं लिखूंगी जो मैं अपने उस चीज़ को, इवेंट्स को, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25। कह रहे मेरे पापा दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं और मेरे पापा ने जब मेरी मम्मी से शादी की तो वो 36 एज के थे और मेरी मम्मी 25 ईयर्स की थी। उसके बाद मेरी एक बहन है बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926 और मेरी बहन फ्रैंकफर्ट में उसका जन्म हुआ जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। तो बेटा यह भी आप अंडरलाइन कीजिए, इसको भी आप कहीं पर नोट में लिखिए। एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और जब तक वो 4 साल की थी वो फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। उसके बाद माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उसकी मम्मी का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। उसके बाद मेरे पापा हॉलैंड गए और कुछ समय बाद मेरी मम्मी भी उनके साथ चली गई। मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू अकैन टू स्टे विद माई ग्रैंड मदर, और हम लोग अपने ग्रैंड मदर के साथ में रहे। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मतलब धीरे धीरे करके वो लोग अपने पापा के पास गए। पहले पापा हॉलैंड गए, फिर कुछ समय बाद मम्मी गई है, फिर थोड़े समय बाद बहन गई है और फिर सबसे एंड में एनी फ्रैंक हॉलैंड गई जहाँ पे उनके पापा थे। वो कब गई? इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। और जब उस माहौल क्या था, मार्गरेट के बर्थडे का माहौल था, फरवरी का टाइम था और मेरे को उन लोगों ने टेबल में ऐसे ले जाके टेबल में बिठा दिया और कहा देखो ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारी बहन को हम हॉलैंड लेके आ गए हैं। तो इस प्रकार सो आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब हमें एनी फ्रैंक अपनी स्टडीज़ के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार स्टडीज़ की है, कैसे कहाँ पढ़ती थी, कौन से उसकी टीचर्स हुआ करते थे। कहती मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पर जब मैं 6 साल की हुई तो मैं वहाँ पर थी। उसके बाद आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और फिर मैं फर्स्ट क्लास में जाने लगी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कपरस, द हेड मिस्ट्रेस। वो हेड मिस्ट्रेस थी कोई स्कूल में, वही उसकी टीचर भी थी, मिसेस कपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब साल का अंत हुआ तो मिसेस कपरस, कोपरस भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। सो उनकी जो फ्रेंड है, जो मैम है, जो उनकी हेड मिस्ट्रेस भी रही क्यूप्रिस, सो मिसेस क्यूप्रिस और एनी फ्रैंक 1 साल तक बहुत अच्छे टीचर टॉट का रिलेशन रहा उनका। और जब साल का अंत हुआ तो दोनों रोने लगे क्योंकि दोनों जुदा हो रहे थे। इन समर 1941, समर की बात है 1941 की, ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे बर्थडे की कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई कि दादी की तबीयत खराब थी और उनका ऑपरेशन किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 और 1942 में दादी जी की मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता कि मैं उनको बहुत प्यार करती थी। एनी फ्रैंक कहती मैं अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी और इसीलिए जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। द ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। क्योंकि मैं दादी को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए जब मेरा बर्थडे आया तो मेरे बर्थडे के साथ दादी के नाम की कैंडल भी जलाई गई। The 4 of us still are doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। अब वो कहती है अब हम 4 हैं। कौन है 4? मम्मी पापा और ये दोनों बहनें। अब हम 4 हैं और ज़िंदगी ठीक चल रही है और समय है 20 जून 1942 का। और इस प्रकार मैं अपनी डायरी में मैंने अपने दिल की बातें लिखी, अपनी फैमिली के बारे में लिखा है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हमें पता चला एनी फ्रैंक की दादी के बारे में कि दादी से बहुत प्यार करती थी और किस प्रकार उसकी दादी की मृत्यु हुई, उसके पापा हॉलैंड गए, फिर फैमिली वहाँ पे गई और उसके जीवन में एक सच्चे मित्र की कमी थी, इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। उसकी डायरी का नाम किटी था। अब देखते हैं एंड में क्या होता है। अब वो लिख रही है अपनी डायरी 20 जून 1940 को और डियरेस्ट किटी, अपनी फ्रेंड का नाम लिख रही है डायरी में, डियरेस्ट किटी, जो कि डायरी उसकी फ्रेंड है। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। क्वेकिंग इन इट्स बूट का मतलब डर लग रहा है सबको। आप इस फ्रेज को अंडरलाइन करो, क्वेक इन समबडीज बूट, मतलब डर लगना। हमारे क्लास में सब बच्चों को डर रखना है और जो कारण है वो कारण ये है कि अब मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में टीचर्स हमें ये बताएंगे कि कौन बच्चा इसी क्लास में रहेगा और कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में पास होगा। यह माहौल है, इसीलिए सब बच्चों को डर लग रहा है। आधी से ज्यादा क्लास जो है वो बैट लगा रही है, आधी से ज्यादा क्लास बैट लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ अवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एंड जैक्स। अभी दो फ्रेंड हैं, कह रही हम दोनों बहुत हंस रहे हैं मूर्खता के ऊपर। हमारे पीछे जो दो लड़के बैठते हैं, सीएन एंड जैक्स, उन लोगों ने पूरी हॉलीडेज यही बैट लगाई है कि यार तू पास होगा मैं नहीं होगा। दूसरा फ्रेंड कहता है तू पास होगा मैं नहीं होगा। तो इस प्रकार उनका पूरा समय बैट लगाने में व्यतीत हुआ है। यस, इस प्रकार उन्होंने बैट लगाई है। एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और जब उन्होंने गुस्से में बोलते थे चुप हो जाओ ना, तुम लोग जब देखो तब ऐसे प्रॉमिसेस करते रहते मैं पास नहीं होगा तुम पास होगा, उसकी वजह से भी वो दोनों चुप नहीं होते थे। सो इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी पड़ेगी, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। आप इसको अंडरलाइन करो इस लाइन को और हम इसके बारे में समझाते हैं। अब एनी फ्रैंक कहते हैं अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगी कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास में इतने बुद्धू हैं कि इनको पास नहीं होना चाहिए, पर लेकिन फिर वो ये कह रही है कि मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि जो टीचर्स होते हैं हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जान नहीं सकते, हम इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनका बिहेवियर एकदम से चेंज होता है। तो ये एक ऐसे क्रीचर्स हैं, भगवान की ऐसी रचना है जिसके व्यवहार के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। आज हमें लगता है कि मैम तो बहुत खुश है, लेकिन अचानक गुस्सा बहुत आ जाता है उनको। जिस दिन बहुत खुश नजर आती है तो उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है उनके अंदर। जिस दिन लगता है आज अब वो शांत है, आज लगता है कुछ बुरा हुआ होगा, तो फिर पता चलता है धीरे धीरे आज तो बड़ा मजाक कर रहे हैं। तो कहते टीचर्स जो हैं उनके व्यवहार के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम अंदाजा नहीं लगा सकते किस प्रकार से ये बिहेव करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, I get along. Sorry, I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I'm not sure about in maths. Anyway, all we can do is wait until then. We keep telling each other not to lose out. कहते मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, हम लड़कियों ने अच्छा काम किया है, हम लड़के अच्छा रिजल्ट लाएंगे, लेकिन थोड़ा मैथ सब्जेक्ट में मुझे डर लग रहा है। लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा और हम एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, जो होगा वो अच्छा होगा। सो आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मतलब ये एनी फ्रैंक कह रही हर टीचर के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, हर टीचर उनको बहुत प्यार करता था, वो टीचर को समझती थी। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। उसके जो टीचर्स थे वो 9 थे, उसमें से 7 मेल टीचर थे और 2 फीमेल टीचर्स थे। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस। और उनके मैथ्स टीचर का, एनी फ्रैंक के मैथ्स टीचर का नाम था मिस्टर किसिंग, और वो बहुत ज़्यादा इससे नाराज रहते थे। एनी फ्रैंक से उनका मैथ्स टीचर बहुत ज़्यादा नाराज होता था। हमें पता चलेगा क्या रीज़न है, बिकॉज आई टॉक सो मच। क्योंकि एनी फ्रैंक का नेचर था, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। क्लास में जो बातूनी बच्चे होते हैं उसमें से एनी फ्रैंक थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और जब वो मुझे बहुत बोलता था बातें मत करो, और मैं कहना नहीं मानती थी, इसीलिए मेरे जो मैथ के टीचर थे वो मुझे एक्स्ट्रा काम देते थे। सब बच्चों के जो काम देते थे मुझे एक्स्ट्रा देते थे। रीज़न क्या था, उनको गुस्सा आता था, मैं बातें बहुत करती थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एक ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स के ऊपर, अ चैटर बॉक्स। What can you write about that? I would worry about that later. I decided to jot down the title in my book and tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो सर ने बोला कि तुमको चैटर बॉक्स के ऊपर वो लिखना है, ऐसे लिखना है। तो उस समय तो मैं चुप हो गई। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत बातें करता है ना, उसको चैटर बॉक्स कहते हैं। जो इंसान बहुत बातें करता है उसको हम चैटर बॉक्स कहते हैं।
सो मेरे मैथ्स टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने को दिया चैटर बॉक्स के ऊपर। तो उसके बाद मैंने तब तो चुपचाप उस ऐसे को रख दिया और उसके बाद मैंने उस ऐसे पे लिखा कि बात करना स्टूडेंट्स का अधिकार है और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मेरी माँ है उनका भी यही नेचर है, वो बात करने में बहुत ज़्यादा निपुण है और अब मेरी माँ की क्वालिटी अगर मेरे अंदर आई है तो इसमें अब मेरा क्या कसूर है। इस प्रकार जो एनी फ्रैंक है वो अपने ऐसे को लिखती है। तो मिस्टर जब केसिंग उसको पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आता है और दोबारा वो उसको एक और ऐसे लिखने को देता है और अब उस ऐसे का नाम है एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल होता है जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनी फ्रैंक है वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी तो उसका ये नेचर था, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। वो मतलब वो इतना टोकने के बाद भी उसने बातें करना नहीं छोड़ा। इसीलिए उसके टीचर ने कहा अब तुम्हें जो ऐसे लिखना है वो लिखना है इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। एक ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसा इंसान, बातूनी इंसान जिसको कि हम ठीक नहीं कर सकते। तो इससे पहले वाले ऐसे में तो एनी फ्रैंक ने बताया कि बात करना स्टूडेंट्स का हक होता है, स्टूडेंट्स करना बचपन की एक क्वालिटी होती है और मेरी मम्मी जो है बात करने में बहुत ज़्यादा निपुण थी, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर मम्मी की क्वालिटी मेरे पास आई है, अगर मैंने इनहेरिट किया अपनी मम्मी से बात करने की इस क्वालिटी को, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस प्रकार उसके बाद दोबारा जब उसको ये वाला ऐसे लिखने को मिलता है तो फिर दोबारा उसके ऊपर से भी वो काफ़ी सारा लिख के लेके आती है और ऐसे के बारे में काफ़ी कुछ लेके आती है। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टू टॉक इन द क्लास। और उसके बाद उसको एक और ऐसे लिखने को बोला क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। फिर ये उसके ऐसे का नाम मिला कि अब आपको ये लिखना है क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसके ऊपर भी एनी फ्रैंक ने फिर एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा और इस समय उसके फ्रेंड ने उसकी मदद की और उसने जो ऐसे एक पोएम की शेप में लिखा। और उसने क्या लिखा उसमें कि एक मदर डक है, एक फादर डक है और उनके बच्चे हैं जो क्वैक क्वैक करते हैं और वो बच्चे इतने क्वैक क्वैक करते हैं कि फादर को इतना गुस्सा आता है कि अपने उन डकलिंग्स को, अपने बच्चों को जीवन से मार देते हैं। इस प्रकार वो अपने ऐसे में लिखती है और उसकी फ्रेंड ने उसको मदद किया इस ऐसे को लिखने के लिए, जो कि उसने बहुत ज़्यादा पोएटिक स्टाइल में बनाया था। तो उसके बाद वो जो मदर डक है, फादर डक है, गुस्से में बच्चों को मार देते हैं। तो उसके बाद उसने ये ऐसे अपने सर को पकड़ाया। तो सर ने जब उस ऐसे को पढ़ा तो बहुत जोर से हंसने लगा। मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट अवे। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग टू हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। तो उसके बाद जब उसने मिस्टर किसिंग को ये दिया ऐसे लिख के तो मिस्टर किसिंग बहुत हंसा, उसने सबके सामने पढ़ाया और उस दिन के बाद मेरे मैथ्स टीचर ने कभी भी मुझे बात करने से क्लास में टोका नहीं। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये चैप्टर किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।